बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इसमें हम बात करेंगे कि आपके ब्रेन और गट का जो कनेक्शन होता है, यानी आपकी इंटेस्टाइन, पेट के अंदर का जो निज़ाम है, इसका आपके दिमाग के साथ क्या कनेक्टिविटी होती है, किस तरह इसको सिग्नल मिलते हैं, किस तरह जो है वो दिमाग आपका इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है। इसी तरह फिर IBS और IBD जैसे जो मसाइल होते हैं, जो आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स हैं, इसके साथ साथ पाइल्स के इशू हो जाना, बवासीर हो जाना या पॉलिप वगैरह बन जाना, या आपकी आंतड़ियों के जो मसाइल होते हैं, इन सारे मौज़ूआत पर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इसकी काजेज़ क्या होती हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा सकती है, ट्रीटमेंट कैसे होता है, फिर उसके साथ साथ होम रेमेडीज़ क्या होती हैं, दुनिया में इसका इलाज कैसे होता है और हमारे मुल्क में इसका इलाज कैसे होता है, लाइफस्टाइल क्या होता है, डाइट हैबिट्स कैसे होती हैं, ये सारे मौज़ूआत को हम ज़ेर बहस लाएँगे। मेरी आज की जो मेहमान हैं किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर अंबर रफ़ीक, जो कि कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। और डॉक्टर साहबा की प्रैक्टिस जो है वो पाकिस्तान से लेके आज इस वक्त डॉक्टर साहबा ऑस्ट्रेलिया में अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू किए हुए हैं। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो। Thank you, Dr. Tanveer, for having me on your show. It's an honor to be here. थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहबा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमें टाइम भी दिया। You're most welcome. और डॉक्टर साहबा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूँगा कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर एजुकेशनल जर्नी, कि किस तरह, किस हडल्स में, किस मुश्किलात से आप यहाँ तक पहुँचे। जी डॉक्टर तनवीर, मेरा जो जर्नी है वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह है। मैंने यहाँ से तालीम हासिल की, पाकिस्तान में अपना MBBS मैंने यहीं से कंप्लीट किया, इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी से। ठीक। और उसके बाद मैंने अपनी फेलोशिप ऑस्ट्रेलिया से कंप्लीट की फैमिली मेडिसिन में। ठीक है। फिर प्रोग्राम होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, और फिर मैंने वहीं पर ही अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया। ठीक। और अब मुझे 10 से 12 साल का अरसा हो गया वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए। तो हर फील्ड के पेशेंट और हर तरह के पेशेंट देखने का एक्सपीरियंस होता है वहाँ पर। और मेरा जो एम है बेसिकली वो ये है कि पाकिस्तान में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, हेल्थ अवेयरनेस में लोग बहुत पीछे हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोग हार्ट प्रॉब्लम से, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक जैसे मसाइल से बच जाते हैं अवेयरनेस होने की वजह से। लेकिन ये एक बहुत बड़ा गैप है हमारे पाकिस्तान में, एक आम इंसान और जो मेडिकल साइंस है उसके दरमियान एक बहुत गैप है, लंबी एक मिथ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि वो किसी तरीके से वो जो गैप है वो फील हो, हम उसमें एक ब्रिज का किरदार अदा करें और अवेयरनेस इस तरह की लैंग्वेज में दी जाए जिसे एक लेमैन, एक आम इंसान समझ सके कि हम एक्चुअली बात क्या कर रहे हैं और डिजीज़ के डेवलप होने से पहले ही उसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बात की कि आपने वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाके वहाँ की फेलोशिप भी की, और आप कैसे ये देखती हैं कि ऑस्ट्रेलिया का हेल्थ सिस्टम और पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम को किस तरह हम इक्वल कर सकते हैं? जी, इसमें तो फिर देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और अगर हम पाकिस्तान को देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की फिर ज़रूरत है, क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है। बेशुमार चीज़ें अगर उस पर हम बात करेंगे तो उस पर आई थिंक हमें एक अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा डॉक्टर तनवीर। लेकिन मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पर जो सिस्टम है वो पेशेंट सेंटर्ड है। ठीक है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, इंसानी जान की बहुत अहमियत है। ठीक है। यहाँ पर नो डाउट डॉक्टर्स आर वर्किंग इनक्रेडिबली गुड, लेकिन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से जितनी होनी चाहिए, इकनॉमिकली पाकिस्तान को जितना आगे होना चाहिए था अपनी आज़ादी के बाद, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा हम पीछे हैं। तो वो वक्त के साथ इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि हम भी उस स्टेज तक पहुँचेंगे जहाँ पर तमाम डेवलप कंट्रीज़ मौजूद हैं। बहुत मेन चीज़ है, एक तो पेशेंट रिकॉर्ड, उसको डिजिटलाइज किया जाए।
ठीक है। वो वहाँ पर आपका एक सिस्टम है, आप जाते हैं अपने डॉक्टर के पास तो उसके पास एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड, योर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, योर मेडिकेशंस, योर एलर्जीज, योर फैमिली हिस्ट्री, योर करंट मेडिकल प्रॉब्लम्स। एक इंसान को 10 बीमारियां हो सकती हैं, वो अलग अलग फाइलें। एक तो यहाँ पे पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये भी है कि कोई भी अपनी फाइल लेके डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो तो घर छोड़ के आते हैं और जैसे जैसे वो डॉक्टर बदलते हैं वो भी बदले जाते हैं और कोई रिकॉर्ड का ट्रांसफ़र नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से द लॉट ऑफ चांसेस ऑफ द मिस्टेक्स फ्रॉम डॉक्टर साइड एज वेल। वो उनकी फॉल्ट नहीं है, लेकिन नेचुरली जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो फिर वो एक मिस्टेक्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, वेस्टेज ऑफ मनी होती है, रेपिटेशन ऑफ द टेस्ट होते हैं डॉक्टर्स की तरफ से। एक स्पेशलिस्ट के पास गए, उसने टेस्ट करवाए, दूसरे के पास गए, उसने भी वही करा दिए, इंक्लूडिंग उससे पैसा भी ज़ाया हुआ, टाइम भी वेस्ट हुआ। और बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा देर हो जाती है डायग्नोसिस में कि उससे इंसान की जान भी जा सकती है। तो वी कुड सेव लाइव्स जस्ट बाय डिजिटलाइजिंग एवरीथिंग। और इसके अलावा जो बहुत बड़ी ज़रूरत है वो है तमाम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। व्हाट दैट मीन्स इज़ कि एक मरीज़ है, एक पेशेंट है, उसने अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम, गायनी का प्रॉब्लम, एनीथिंग, जॉइंट्स प्रॉब्लम, अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएगा जिसके पास A to Z सारी हिस्ट्री उसकी मौजूद होगी कंप्यूटर में। ठीक है। नाउ ही नोस इवन द फैमिली हिस्ट्री कि अच्छा इसमें फैमिली हिस्ट्री इसकी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की है, तो उसको अंदाज़ा है कि मैंने इसकी ब्लड प्रेशर पे नज़र रखनी है, मैंने इसके कोलेस्ट्रॉल पे नज़र रखनी है, तो ही नोस एवरीथिंग। तो आपका मेन फैमिली डॉक्टर होता है, वो फिर आपको रेफर करेगा। वो फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो इतना ट्रेन उसको कर दिया जाता है उस फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट को कि वो उन सारी बीमारियों को ट्रीट कर सकता है, अनलेस कि कोई ज़रूरत आ गई है सर्जरी की या कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड एडवाइस की, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स को कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, या कोई सर्जिकल पेशेंट है उसको रिफ़र करना पड़ गया, या किसी की जॉइंट रिप्लेसमेंट करानी है तो ऑर्थोपेडिक के पास रिफ़र कर दिया। ऐसा नहीं होता कि आपका गला ख़राब हो आप ENT के पास खुद ही पहुँच जाएँ। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में एक बहुत ही कॉमन ये भी प्रॉब्लम देखा है कि पेशेंट बेचारा खुद ही फिगर आउट कर रहा होता है कि मुझे जाना किसके पास है। मुझे बहुत सी कॉलें ऑस्ट्रेलिया में अपने रिलेटिव्स और फैमिली की तरफ से ये भी आती हैं कि ये मसला हो गया, किसके पास जाएं। तो देखें ये कितना बड़ा हमारा ये सारा काम एक फिजिशियन अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, तो वो एक जब चीज़ें एक स्ट्रीमलाइन होंगी तो उससे टाइम भी बचेगा, उससे पैसा भी बचेगा और लोगों की जिंदगियां बचेंगी। ठीक तो मेरा ये अगर कोई भी इन पावर बात सुन रहा है तो जो है ना इस चीज़ को अगर आप करें पहुंचा देंगे। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारा ये टॉपिक है जी कि ब्रेन गट कनेक्शन, जी, ब्रेन गट कनेक्शन में डेवलप कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज, इसको आप दोनों को किस नज़र से देखती हैं? वहाँ की बीमारी और यहाँ की बीमारी एक जैसी है या फ़र्क है? देखिए वहाँ की बीमारियाँ हों या यहाँ की बीमारियाँ हों, बीमारियाँ तो सेम हैं, चाहे वो गट की प्रॉब्लम्स हों या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो। हाँ, वहाँ पर लोग ज़्यादा अवेयर हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज है कि मसला, अगर वो बहुत ज़्यादा अपने चेक्स रखते हैं, अपना रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सी बीमारियाँ होने से बच जाते हैं। अब पाकिस्तान, यहाँ पर आप देख लें, कोई भी प्रॉब्लम उठा के देख लें, नंबर 1 पाकिस्तान होता जा रहा है। इसमें डायबिटीज़ का रेट अप जाता जा रहा है, हार्ट प्रॉब्लम, सडन कार्डियक जो अरेस्ट हो रहे हैं उनका रेट अप जा रहा है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ बढ़ती जा रही हैं, तो ये स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल अगर आप उस तरफ आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा, हेपेटाइटिस सी, हर तीसरे चौथे बंदे को हेपेटाइटिस सी है, बिल्कुल ऐसे। तो कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वहाँ पर भी यही मसाइल हैं, लेकिन वहाँ पे लोग ज़्यादा अवेयर हैं, वो प्रिवेंट करने में काफ़ी उनकी अप्रोच, दे आर प्रोएक्टिव। तो पाकिस्तान में भी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि प्रिवेंशन की तरफ काम किया जाए, अवेयरनेस की तरफ काम किया जाए, इसकी बहुत ज़रूरत है आम इंसान को। उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली उनको प्रॉब्लम क्या है, वो नुस्खा भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं डॉक्टर का, लेकिन उनको पता नहीं होता, वो आगे भी 10 बंदों को करवा रहे होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनको एक्चुअली जो प्रॉब्लम हुई है हार्ट की या उनको जो स्ट्रोक हुआ है वो एक्चुअली हुआ क्यों है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, और आगे जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर ने, अब उनको कोई भी आके बंदा कह देगा आप क्या दवाइयाँ खा रहे हैं, आप इस हकीम के पास जाएं जी, ये तो दो हफ्ते में आपका 100% खात्मा हो जाएगा इस बीमारी का। ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल नहीं होता, लेकिन लोग
करते हैं, ये मेल प्रैक्टिस भी अच्छा करते डॉक्टर साहब, जैसे हम ये बात कर रहे थे ब्रेन गट कनेक्शन की, हैं। जी अगर एक आम आदमी इस कनेक्शन को समझे तो कैसे समझे? देखिए, ब्रेन गट कनेक्शन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। लोग समझते हैं कि डाइजेशन इज़ अबाउट फूड, यू ईट एंड डन। ऐसा नहीं है। आपने खाया, आपने डाइजेस्ट किया और बात ख़त्म हो गई। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है। ये आपका गट और आपका ब्रेन, दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक। तो दे आर टॉकिंग टू ईच अदर ऑल द टाइम। जैसे बेस्ट फ्रेंड्स आपस में गॉसिप करते हैं, ऑल डे दे आर गॉसिपिंग, ऐसे ही आपका ब्रेन और आपका गट सारा दिन बातें करते रहते हैं। ठीक है। अगर आपका गट हैप्पी नहीं है तो वो फिर आप एंग्री मैसेजेस जाएंगे ब्रेन को, ब्रेन भी हैप्पी नहीं होगा, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप क्रैंकी हो जाएंगे, आपकी नींद खराब हो जाएगी, आपको एनर्जी नहीं रहेगी। इसी तरीके से अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी का शिकार हैं, तो उससे भी हार्मोन बैलेंस आपका ख़राब होता है। वो भी सिग्नल्स आपके जो हैं गट को ठीक नहीं जाते और आपको ब्लोटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं और डायरिया, कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इस कनेक्शन को अगर बेहतर करना हो तो उसका आसान तरीका क्या है? इस कनेक्शन को बेहतर करने का सबसे बेहतर करने का तरीका, देखिए, आप स्ट्रेस ना लें। ठीक है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी रीज़न है इस कनेक्शन के ख़राब होने की। ठीक है। क्योंकि आपके कोर्टिसोल, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो बॉडी में अप हो जाता है। आपका ब्रेन फाइट एंड फ्लाइट, आपकी बॉडी जो है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो गट से ब्रेन की तरफ चला जाता है। ठीक है। तो जब सारा ब्लड फ्लो आपका गट से ब्रेन की तरफ चला जाता है तो गट मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, आप कब्ज का शिकार हो जाते हैं। जब वो मसला मसाइल होते हैं तो फिर ब्लोटिंग, पेन, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। तो जब आपका गट हैप्पी नहीं होता, उसका माइक्रोबायोम भी, अंदर जो बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया जिससे आपकी पूरी बॉडी को फायदा होता है, जी बिल्कुल, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। ठीक हो गया। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेन गट कनेक्शन की और उसके साथ हम देख रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन की बेसिक काजेस, जैसे मैंने कहा लाइफस्टाइल, डाइट, ये तो सारा लोगों को पता होता है, लेकिन हम इसको गाइड कैसे कर सकते हैं? जी, कॉन्स्टिपेशन के जो कॉजेज़ हैं उसमें सबसे पहले तो जो ब्रेन गट कनेक्शन है, ठीक है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो वो, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि जो ब्लड फ्लो है वो गट से ब्रेन की तरफ चला जाता है, बाउल मूवमेंट स्लो हो जाती हैं, तो उससे कॉन्स्टिपेशन होती है। तो एक तो स्ट्रेस से बचना है, ठीक है। और दूसरा इसका बहुत बड़ा रीज़न है लैक ऑफ फाइबर इन द फूड। लोगों जो हमारे, जिस तरह के हमारे पाकिस्तानी खाने हैं उसमें फ़ाइबर का इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल, नाश्ते में जैसे ओट्स का इस्तेमाल, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल अब वक्त के साथ साथ लोगों ने बहुत कम कर दिया है, और जंक फूड का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, और बस ये स्पाइसी फूड्स और कढ़ाइयाँ और कोरमे चल रहे हैं। तो इन चीज़ों में फ़ाइबर बहुत कम होता है, इससे कॉन्स्टिपेशन होती है। डिहाइड्रेशन, पानी का इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, बिजी वर्क शेड्यूल्स की वजह से सारा दिन काम कर रहे हैं, पानी पीना याद ही नहीं रहा, जबकि 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो इस सब की वजह से जब वो गट माइक्रोबायोम अफेक्ट होता है तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन होती है, और फिर कॉन्स्टिपेशन कैन लीड टूवर्ड्स वेरियस डिजीजेस। जैसे वो कहते थे ना कि कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ डिजीज, बिल्कुल ऐसे ही है, वो कहते थे कब्ज जो है ना बीमारियों की माँ है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने पानी का जिक्र किया, आपने फाइबर का जिक्र किया, एक आम आदमी अगर ये समझे कि फाइबर मुझे कहाँ से लेना है और कितना लेना है तो वो कैसे ले? देखिए, एक आम आदमी को ये मेरी ये एडवाइस है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तक तो हर आम आदमी की पहुंच है। ठीक है, और वो भी मौसमी फल जितने? बिल्कुल, मौसमी फल और सब्जियां। ठीक है। मूली, गाजर, तमाम किस्म, तो जो भी आप सोच सकते हैं, क्यूकम्बर, सब में फाइबर है। सब में फाइबर है। उसको फ्रेश खाएं, सैलेड के तौर पे खाएं। जैसे पकाने के बाद और उसमें मसाले शामिल करने के बाद और ऑयल शामिल करने के बाद वो जो फाइबर कंटेंट है वो भी कम हो जाता है। ठीक है। तो उसका इस्तेमाल अपने हर खाने से पहले आप करें। उससे क्या होगा, एक तो फाइबर कंटेंट जब आप अपने, वो ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करता है, वैसे भी आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होती है। इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगी, इंसुलिन स्पाइक नहीं करती, आपका वेट लॉस होता है, शुगर कंट्रोल, वजन बढ़ता भी नहीं है अगर आप फाइबर का इंटेक प्रॉपर रखें। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा नाश्ते में ओट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, वेरी हाई इन फाइबर। ठीक है। तो उसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल लोगों ने बहुत कम कर दिया। लोग अपने नाश्ते में अब पराठे और
ब्रेड और वो ब्रेड उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फाइबर कंटेंट कम होता है। ये जो मेन हमारा रोटी बनती है, अब वो जब आप मार्केट से आटा खरीद के लाते हैं उसमें से सब फाइबर निकाल लिया गया होता है। बिल्कुल ऐसे, तो वो जो वाइट ब्रेड white होती poison है, हो जाता है। बिल्कुल, तो उसको अगर आप होल मील ब्रेड लेते हैं तो उसमें फाइबर होता है, ठीक है, वो लेनी चाहिए अगर वो आप ले सकें तो। होल मील ब्रेड इज इम्पॉर्टेंट इफ यू वांट टू कंज्यूम ब्रेड। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जिस तरह फाइबर का कुछ रोल होता है, इसी तरह प्रोटीन और फैट का भी रोल होता है गट हेल्थ के अंदर? बिल्कुल होता है। हर तरह के न्यूट्रिएंट्स आपकी गट हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो ठीक। प्रोटीन है, चाहे वो कार्ब्स हैं, लेकिन हर चीज़ को आपने मॉडरेट क्वांटिटी में लेना है। आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना और बिल्कुल निकाल भी नहीं देना अपनी डाइट से। ठीक है, फाइबर, पानी, इन सब चीज़ों को आपने शामिल रखना है। अगर आप अपनी डाइट से प्रोटीन को निकाल देंगे तो आपका मसल मास ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हड्डियाँ रह जाएंगी। आपके मसल क्या है? आपका मसल प्रोटीन है, और रेस्क्यू का काम करता है आपकी बॉडी बिल्कुल। के लिए। प्रोटीन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं तो इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट है कि किसी भी चीज़ को अपनी डाइट से कम्प्लीटली निकाल दें, ठीक है। बिल्कुल ना निकालें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आप क्वालिटी और क्वांटिटी को मद्देनजर बिल्कुल रखें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, स्लीप डिसऑर्डर, हम्म, कम सोना या बिल्कुल ना सोना, क्या गट हेल्थ को इफेक्ट करता है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नींद का हमारे ब्रेन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। ठीक है, जब आप ठीक से सोते नहीं हैं तो आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता, और अगर आप ठीक से नींद लेते हैं तो आप फील करते हैं कि नेक्स्ट डे आप ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, ज़्यादा क्लियर हैं, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो बिल्कुल इसका ब्रेन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट। आप सोचें कि अगर आप एक दिन ठीक से नहीं सोते तो क्या आप अगले दिन अपना क्लिनिक ठीक से कर सकेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक हो गया। तो 8 से 10 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये भी लोग कहते हैं कि दिन मेरी रात में ड्यूटी होती है, मैं दिन में सोता हूँ या सोती हूँ, तो क्या दिन की नींद और रात की नींद में भी कोई फ़र्क है? बिल्कुल होता है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ताला ने बना दी हैं रात सोने के लिए, और उसमें जो नींद लेते हैं आप, वो चाहे दिन में आप 12 घंटे भी सो जाएंगे ना, वो आपको वैसा रेस्ट और एनर्जी नहीं मिलेगी। और मैंने देखा है कि जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं उनमें एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, मैंने उनको बहुत जल्दी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में भी मुब्तला होते देखा है। दे सफ़र फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस, जो लोग नाइट शिफ्ट बहुत सालों तक करते हैं। तो नाइट शिफ्ट को अवॉइड करना चाहिए इफ़ यू कैन। मुझे पता डॉक्टर्स को करनी पड़ती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती है, जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए रात की नाइट शिफ्ट करते हैं, उन पर फिर अल्लाह का करम भी होता है, तो उनको अल्लाह बचा लेता है। लेकिन मेडिकली अगर आप रात को सोते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दिन की रोशनी वैसे ही आपके अंदर जो मेलाटोनिन है वो भी कम प्रोड्यूस उसमें भी कम कर देती। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर अंबर रफ़ीक हमारे साथ मौजूद है और मज़े की गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम ऑन स्पेशल टीवी। मेरे साथ आज की जो ख़ास गेस्ट हैं वो मेरे साथ डॉक्टर अंबर रफ़ीक मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रेन गट कनेक्शन की। दिमाग और आपकी इंटेस्टाइन यानी जो आपकी आंतड़ें हैं, इनका क्या कनेक्शन होता है और किस तरह ये काम करती हैं, और इनको काम करने में क्या क्या मुश्किलात आती हैं जब आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, या फिर आप अपनी नींद को प्रॉपर नहीं लेते, या इसके अलावा आप अपनी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज नहीं होते। तो इन दोनों सूरतों के अंदर आपका जो ब्रेन गट कनेक्शन है वो कैसे वीक होता है, इस सारे मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने कॉन्स्टिपेशन को भी कवर कर लिया, फाइबर को भी देखा, प्रोटीन को भी देख, फिर स्लीप पैटर्न पे भी चले गए। वो लोग जिनको सुबह सवेरे उठ के पराठा खाने की आदत है और वो डायबिटिक भी हैं, वो अपनी गट हेल्थ को बेहतर करें तो कैसे करें? देखिए, डायबिटिक पेशेंट्स को मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि अपना कार्ब कंटेंट को कम करें। अब जो पराठा है उसमें कार्ब्स हैं, तो उसकी जगह अगर वो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, वो दलिया इस्तेमाल कर लेते हैं, जौ का इस्तेमाल करते हैं, ओट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा सुबह उठ के वो चिया सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ग्लास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच चिया सीड्स रात को भिगो के रख दें, सुबह अगर वो पीते हैं उनकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी। ठीक है। अगर डॉक्टर ने उनको मेडिसिन पे स्टार्ट किया है तो उसको रेगुलरली लें, और अपनी
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, फ्रूट्स में उन्होंने अवॉइड करने हैं जो बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स हैं, जैसे आम वगैरह का इस्तेमाल ना करें, बनाना का इस्तेमाल यानी कम ऐसे करें, फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका कम है उनका इस्तेमाल करें। 1 से 2 फ्रूट वो ले सकते हैं, हर मौसमी फल, बिल्कुल। और सब्जी का इस्तेमाल करें, चिकन, फिश ये वो ले सकते हैं, लेकिन कार्ब्स जैसे कि चावल हो गए, आटा हो गया, रोटी हो गई, ब्रेड, केक, बिस्किट, ये तमाम चीज़ें इनमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स हैं। ठीक है, इससे उनकी शुगर डिस्टर्ब हो गई, वो ज़्यादा वर्स हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान में कॉन्स्टिपेशन का तनासब किस मुल्क में ज़्यादा है? यहाँ पे पाकिस्तान में कॉन्स्टिपेशन का तनासब बहुत ज़्यादा है। ठीक है। वहाँ पे मैंने कॉन्स्टिपेशन के इतने मरीज़ नहीं देखे। उन लोगों का फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है। वो हमारी तरह जब खाना बनाते हैं तो वो घंटों तक उसे आग पे नहीं रखते, ठीक है। उसको घंटों तक पकाते नहीं रहते। वो लोग बिल्कुल जैसे नेचुरल फूड होता है उसको हल्का फुल्का थोड़ा सा कुक किया और थोड़ी सी सॉल्ट पेपर और उसको खा लेते हैं, और साथ में सैलड का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ऑस्ट्रेलियंस बहुत एक्टिव हैं, सब सुबह उठ के जॉगिंग के लिए जाते हैं। ठीक है। बहुत ही कम लोग मैंने देखे हैं जो कि एक्सरसाइज नहीं करते। मेरे बीमार से बीमार इंसान भी वहाँ पर वॉक के लिए निकल जाता है, एक्सरसाइज सुबह शाम ये लोग वॉक करते हैं। ये लोग अपनी हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस है और मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जान है तो जहान है। जान है तो जहान है। अगर आपके पास सेहत ही नहीं है तो फिर ना आपको अपने काम का मज़ा आता है, ना आप अपने ट्रैवल एंजॉय कर सकते हैं, ना फैमिली के लिए आप हेल्पफुल हो सकते, बल्कि आप अपनी फैमिली पे भी एक बोझ। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर पेट का साइज बढ़ जाता है, पेट एंड वेट, वेट एक अलग चीज है, पेट एक अलग चीज है, तो क्या पेट का साइज जब बढ़ता है तो आपकी गट तो अफेक्ट होती है, आपके बॉडी ऑर्गन भी अफेक्ट होते हैं, तो इनको बचाया कैसे जा सकता है? देखिए, पेट का साइज क्यों बढ़ता है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। ठीक है। ये आपके ऑर्गन्स के अराउंड जो फैट आती है उसकी वजह से आपका पेट बढ़ता है। ठीक है। तो उसको भी खत्म करने के लिए बड़ी रेजिस्टेंट फैट होती है, इसको भी ख़त्म करने के लिए आपने जो वेट लॉस की चीज़ें, इस पर हम एक अलग से प्रोग्राम कर सकते हैं कि वेट लॉस कैसे करना है। ठीक है। तो वेट लॉस जब आप करते हैं तो उससे आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। ठीक है। सेंट्रल ओबेसिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उससे आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है, आप में डायबिटीज़ जो है वो स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाएगी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जब चीज़ें ये डिस्टर्ब होती हैं तो वो ओवरऑल आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। IBS IBD जी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और डिजीज जो है ना, ये लोगों को बहुत होती है। कुछ लोग कहते हैं मैं खाना खाती हूँ या खाता हूँ तो फौरी वॉशरूम जाता हूँ जी। तो इनकी जो इसकी जो डेफिनेशन है वो लोगों को अगर हम समझाएं तो किस तरह समझाएं? देखिए, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए जैसे योर बाउल इज टू सेंसिटिव, योर गट इज टू सेंसिटिव। बहुत ही कोई सेंसिटिव इंसान होता है, छोटी सी बात से परेशान हो जाता है, ऐसे ही आपका गट हो जाता है, जिसको ये लोग कहते हैं छोटे दिल वाला है। जी जी जी, बिल्कुल। तो आपका गट छोटी सी बात से परेशान हो जाएगा। कोई आपके घर में कोई टेंशन चल रही है, एग्जाम से पहले, इंटरव्यू से पहले बाज़ दफ़ा लोगों को क्रैम्प्स होते हैं ऐसे ही। तो कोई पब्लिक स्पीकिंग से पहले, कोई स्पीच से पहले वो लोग या तो उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता है क्योंकि ओवर एक्टिव हो जाता है बाउल ब्लैडर, तो वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। ये फंक्शनल होता है। इसको अगर हम चेक करें तो एज सच एनाटॉमिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई अगर कैमरे से चेक किया जाए तो कोई मसले मसाइल नज़र नहीं आएंगे, आपकी इंटेस्टाइन्स बिल्कुल नॉर्मल होंगी। बेसिकली आप ये समझिए साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल है। तो इसका ट्रीटमेंट वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। ठीक है। तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, CBT और हिप्नोथेरेपी भी की जाती है गट हेल्थ के लिए। ठीक है। तो मैंने ऐसे, ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। ठीक है। मेरा ख्याल है जैसे जैसे हम लोग, हमारा लाइफस्टाइल बिजी होता जा रहा है, लोग टेंशन और स्ट्रेस का बहुत शिकार हो गए हैं। जैसे जब हम इतना बिजी नहीं थे तो लोग बैठा करते थे, बातें किया करते थे, बहुत से स्ट्रेस वहीं पे बात करने से रिलीज हो जाते हैं। अब जो है वो टाइम ही नहीं है किसी के पास। बिल्कुल। बिजी लाइफ स्केड्यूल की वजह से, बिजी लाइफस्टाइल की वजह से IBS इज गेटिंग वेरी कॉमन नाउ। ठीक। तो बहुत से लोग पेट दर्द, ब्लोटिंग, उनको ये डायरिया हो जाता है, ज़रा सा भी कोई स्ट्रेस हो जाता है घर में, कोई टेंशन वाली बात, या मीटिंग से पहले, एग्ज़ाम से पहले, ये शिकायत बहुत कॉमन है। इसका इलाज हिप्नोथेरेपी, CBT और IBD की आपने बात की है,
इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एक बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज़ है। उसमें आपकी बाउल, आपके इंटेस्टिन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है, उसकी सोजिश हो जाती है, इंटरनल लाइनिंग की खराबी हो जाती है। ठीक है। उसमें मरीज़ उसमें भी मरीज़ एब्डोमिनल पेन के साथ आता है, IBS में भी मरीज़ एब्डोमिनल पेन के साथ, लेकिन इसमें और भी प्रॉब्लम्स होंगे। इसमें उसको रेक्टल ब्लीडिंग भी हो सकती है। वो कह सकता है कि मुझे बाउल्स जब ओपन करता है तो उसको ब्लीडिंग होती है, तो ये और पेन का प्रॉब्लम हो सकता है, फीवर हो सकता है। ठीक है। उसको मैनेज, IBD को हम मैनेज जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस दी जाती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दिए जाते हैं। तो और डिफरेंट PPI और बाकी चीज़ें भी ऐड करनी पड़ सकती हैं। जी जी, वो तो अगर वो हो रिफ्लक्स वगैरह का प्रॉब्लम, लेकिन इंटेस्टिन्स जो है उसके लिए तो फ्लेयर अप्स में आप स्टीरॉइड्स देते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, इम्यूनोसैलिसाइलेट्स हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज करनी जी बिल्कुल। वो तो फिर एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी उसमें हम शामिल करते हैं कि कोई गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट उसकी मेडिकेशंस को भी, डोजेजेस को टाइट्रेट करे अकॉर्डिंग टू द सिविरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। उसमें अगर कॉलोनोस्कोपी में प्रॉपर आपको नज़र आता है कि किस तरीके से वो अंदर से उसकी लाइनिंग खराब हुई है। जी ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आपकी डुअल नेशनलिटी का फ़ायदा उठाते हुए मैं जब भी सवाल करता हूँ तो मैं दोनों तरफ की पिक्चर लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ जी कि अगर ऑस्ट्रेलियन जो पॉपुलेशन है उनका लाइफस्टाइल अगर अच्छा है तो बीमारियां भी कम है जी। इसी तरह अगर हमारा लाइफस्टाइल पोर है या लैक ऑफ अवेयरनेस है तो बीमारियां भी ज़्यादा हैं जी। यहाँ पे स्पेशलिटी भी ज़्यादा है, बीमारी भी ज़्यादा है जी। वहाँ शायद स्पेशलिटी भी कम है और बीमारियां भी कम होंगी। तो डॉक्टर साहब, IBD की भी बात कर ली हमने, IBS पे भी बात कर ली। अब हम साथ में ये देखते हैं कि यहाँ पे पाइल्स का बड़ा इशू है लोगों को। समटाइम लोग कहते हैं कि मैं स्टूल पास करती हूँ या करता हूँ, मुझे इचिंग होती है, बर्निंग होती है, जलन होती है। इसको रोका कैसे जा सकता है और लोगों को समझाएं तो कैसे समझाएं? जी बिल्कुल। देखिए, आपने इचिंग की, बर्निंग की बात की, इसके अलावा रेक्टल ब्लीडिंग भी होती है उन्हें, ब्लीडिंग के साथ बहुत से पेशेंट आते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन इशू है और इट्स नथिंग डेंजरस। अगर ये स्मॉल है, इसको रोका कैसे जा सकता है? इसको ये हो ही ना, वही अगेन लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। आप अगर वो करें, अपना वेट ना बढ़ने दें। ओबेसिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पाइल्स। ठीक है। अपना वेट ना बढ़ने दें, एक्सरसाइज करें, मूव योर बॉडी। वो जो सारा दिन सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, डॉक्टर्स का अपना लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है, सारा दिन बैठ के मरीज देखना। इसी तरीके से जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेस वुमेन होती है, वो भी सारा दिन बैठ के काम, अपने आप को मूव करते रहें। एक्सरसाइज को हमें अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लेना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। कॉन्स्टिपेशन होगी तो लिंक्ड है पाइल्स के साथ। बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पाइल्स। कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए फाइबर कंटेंट को हमने अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में, इसको हमने शामिल करना है। सुबह दोपहर शाम हम वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर ईटिंग इनफ फाइबर। उसके अलावा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो बाकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ख़वातीन में नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो उस पर स्ट्रेनिंग की वजह से उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं पाइल्स के। इसके अलावा जो लोग रेगुलरली ज़्यादा देर तक बाथरूम में रहते हैं, मुझे एक पेशेंट बताता है कि मुझे न्यूज़ पढ़ने का टाइम ही बाथरूम में मिलता है, तो आधा घंटा लोग बाथरूम में गुजार देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। उससे भी पाइल्स जो है वो फ्लेयर अप होते हैं, पाइल्स बन सकते हैं, तो वो बवासीर का मसला शुरू हो सकता है। तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए, लॉन्ग सिटिंग आवर्स ऑन द टॉयलेट सीट। तो ये सारे चीज़ें हैं, लेकिन इसको मैनेज अगर हो भी जाए तो अगर बवासीर का मसला कम है तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है लाइफस्टाइल से। अपना वेट लॉस करें, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करें, कुछ टॉपिकल क्रीम्स होती हैं उसका इस्तेमाल करें और हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखें, तो ये ठीक भी हो जाता है ये। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा है तो फिर इसकी एक छोटी सी सर्जरी होती है, वेरी सिंपल प्रोसीजर, वो करवाना पड़ता है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये दोबारा नहीं होगा, ये दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि दिस इज़ जस्ट द एनगॉर्शमेंट ऑफ द वेन्स अराउंड दैट एरिया, तो वो दोबारा भी हो सकता है। वी हैव टू ब्रिंग चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल। अगर आपने इसको कम्प्लीटली अवॉइड करना, वही हम अगेन एंड अगेन हम अवेयरनेस की तरफ आ रहे हैं, हम प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ आ रहे हैं। ये वो बीमारियां हैं कि जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है, बिल्कुल, और इंसान के अपने बस में ये सब कुछ प्रिवेंट किया जा सकता है। और मेरा बेसिकली पर्पस भी यही है, जो मैं अपनी प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से मैं वीडियोस बनाती हूँ, मकसद यही है
टू ब्रिंग द लोगों को अवेयरनेस well aware अवेयरनेस कि आप रोक सकते हैं हाइपरटेंशन, आप रोक सकते हैं डायबिटीज़, आप रोक सकते हैं स्ट्रोक, आप रोक सकते हैं अपना इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, अपना हार्ट ये सारी अटैक। चीज़ें आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। डॉक्टर साहब, आयरन और कैल्शियम डेफिशिएंसी किस तरह अफेक्ट करती है आपकी गट हेल्थ को, आपकी ब्रेन हेल्थ को? बिल्कुल करती है, इसका तो बहुत क्लोज जो है वो रिलेशनशिप है। आयरन आप देखें कि इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर हीमोग्लोबिन। तो आप ये देखें कि अगर आयरन आपकी बॉडी में इनफ नहीं होता तो उससे आपके एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, आप अनीमिया जब आपको होगा, आपकी बॉडी ही से अनीमिया की वजह से आप टायर्डनेस का शिकार रहेंगे। आपका ब्लड फ्लो ही जब ठीक नहीं है तो उससे गट हेल्थ जब अफेक्ट होती है तो वो डायरेक्टली फिर आपके ब्रेन को अफेक्ट करती है। तो वो तो आपका एक्सेस आपका बना हुआ है। मैंने आपको शुरू में बताया है कि गट और ब्रेन का कितना इम्पॉर्टेंट जो है आपस में रिलेशनशिप, और वेगस नर्व इसको कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है वेगस नर्व? वो वेगस नर्व सिग्नल सेंड करती है गट से ब्रेन को और ब्रेन से गट को। ठीक है। तो अगर वो सिग्नल्स अच्छे होंगे गट से तो वो ब्रेन भी हैप्पी रहेगा, लेकिन अगर वो सिग्नल्स ख़राब होंगे, आपका गट ही ठीक नहीं है, माइक्रोबायोम ही अंदर ठीक नहीं है, फिर कन्वर्सेशन भी उनकी कॉन्वर्सेशन नहीं, तो वो फिर आप स्ट्रेस में रहेंगे, क्रैंकी हो जाएंगे, इरिटेबल हो जाएंगे, स्लीप खराब हो जाएगी। और स्लीप की भी हमने बात की है, इसको कवर किया। तो कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम भी बाउल मूवमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, आयरन हो गया, B12 हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी विटामिन्स हैं, ये सारे न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक का अपना अपना रोल। बिल्कुल, हमारी बाउल हेल्थ के लिए, हमारे माइक्रोबायोम के लिए एक भी चीज़ की कमी हो जाए तो ये निज़ाम बिगड़ सकता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं स्मोकिंग, लोग हुक्का पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, इसके अलावा डिफरेंट किस्म के और ऐसी चीज़ें लेते हैं, तो क्या स्मोकिंग भी इफेक्ट करती है हमारी गट हेल्थ को? एब्सोल्युटली करती है। सबसे ज़्यादा तो स्मोकिंग आपके लंग्स को अफेक्ट करती है। ठीक है। लंग्स के साथ तो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है। लेकिन स्मोकिंग आपकी बाउल हैबिट्स को भी इफेक्ट, और स्मोकिंग आपके ईच एंड एवरी बॉडी सेल को अफेक्ट करती है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपके जब बाउल हैबिट्स अफेक्ट हो, मैं स्मोकिंग के ऊपर मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाए। लोग मुझे फिर बातें भी सुनाते हैं कि नहीं जी, हमारे दादाजी तो 100 साल की उम्र में मरे थे और वो स्मोकर थे, तो हमें तो उनको देख के यही लगता है कि हमें स्मोकिंग नहीं छोड़नी चाहिए। तो फिर मैं ये कहती हूँ उनको कि देखिए, जब आप रोड पे ड्राइव करते हैं तो आप सीट बेल्ट लगाते हैं ना, कि नहीं लगाते? तो मैं आपको वही एडवाइस कर रही हूँ कि टेक प्रिकॉशंस। तो अगर आप नहीं लगाएंगे तब भी हो सकता है कि आप डेस्टिनेशन तक सेफ पहुंच जाएं, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं आपके एक्सीडेंट के, इफेक्ट होने के। अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो आप उससे बच नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग आपको पता है। अच्छा डॉक्टर साहब, डेयरी मिल्क, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, देसी घी, जी, ये जो चीज़ें हैं, ये कितना हमारी जो है गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और कितना बेहतर करते हैं? बिल्कुल, इसमें ये जो लस्सी है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये इसको कहते हैं फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स। इसमें ये आपके गट के माइक्रोबायोम को इम्प्रूव करती हैं। जो माइक्रोबायोम का मतलब ये है कि जो उसमें हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो गट के अंदर मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, उसके बाउल मूवमेंट्स को बेहतर करते हैं, उसके फंक्शन को बेहतर करते हैं। तो अगर वो माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होता है तो अगेन वो सिग्नल जो वेगस नर्व लेके जाएगी ऊपर, वो फिर सही नहीं होगा, वो हैप्पी सिग्नल नहीं होगा, तो जिससे आपका ब्रेन भी इफेक्ट होगा। इसमें मैं एक और भी बात ऐड करना चाहूँगी कि सेरोटोनिन, जो कि हम कहते हैं कि हैप्पी हार्मोन है, उसकी 90% प्रोडक्शन जो है वो हमारे गट में होती है। तो अगर आपका गट ही हैप्पी नहीं है तो वो जो हैप्पी हार्मोन है वो तो फिर ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगा। ठीक, फिर आप एंजाइटी का शिकार। बिल्कुल, टू मच सेरोटोनिन की वजह से डायरिया हो सकता है, जो कि आप IBS के पेशेंट्स में देखते हैं कि उन्हें जाना पड़ता है वॉशरूम बार बार। उनको कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी, उनको या तो डायरिया हो जाएगा या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं IBS में। और अगर सेरोटोनिन बहुत कम हो जाता है तो फिर उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। बस इसको भी बैलेंस रखना इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ठीक होगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि कुछ पेशेंट जो डायबिटिक हैं या इसके अलावा हार्ट डिजीज़ या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो कंटिन्यू जो मेडिसिन खाते हैं वो मेडिसिन से भी उनको कॉज करती है कॉन्स्टिपेशन या गट हेल्थ इफेक्ट होती है। इससे बचाव कैसे मुमकिन है? मेडिसिन की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसका भी वही इलाज है जो मैं आपको जनरल कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट बता चुकी हूँ। ठीक है। इंक्रीज योर फाइबर कंटेंट, इम्प्रूव योर हाइड्रेशन, मूव योर बॉडी, अपना वेट कंट्रोल करें और अपनी डाइट को बेहतर करें। इससे ही आपका जो है वो कॉन्स्टिपेशन का एक इलाज रहेगा, उसका कोई भी कॉज है, आपकी मेडिसिन है, आपका लाइफस्टाइल है, कॉन्स्टिपेशन का इलाज तो वही रहेगा। और अगर इन तमाम रेमेडी से फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर कुछ ज़्यादा एग्रेसिव रेमेडीज़ भी हैं, मेडिसिनल, या फिर वो जो हम दूसरी चीज़ें घर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पपाया का इस्तेमाल लोग करते हैं, पपाया के बीज जो है उसके सीड्स बहुत ज़्यादा लोग जो है उनसे लोगों को फ़ायदा होता है। सीड्स जो है ना उसको लोग इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। इसके अलावा सीलियम हस्क का इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये फाइबर का बड़ा अच्छा कंटेंट इसमें होता है, तो सीलियम हस्क को इस्तेमाल करते हैं लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए। फिर मेडिसिन की तरफ भी आना पड़ता है, क्योंकि पांच दफ़ा डाइटरी जब चीज़ें नहीं काम करती, क्योंकि सिवेरिटी पे डिपेंड करता है ना कि कितनी सीवियर हो गई है। तो अगर क्रॉनिक और सीवियर प्रॉब्लम हो तो बाज़ दफ़ा मेडिसिन का भी सहारा लेना पड़ता है, जिसको लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते, मेडिसिन की तरफ आना ही नहीं चाहते। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो समझते हैं कि जो क्रॉनिक सीवियर कॉन्स्टिपेशन कितनी हार्मफुल हो सकती है आपकी हेल्थ के लिए और कितने मसले मसाइल हो सकते हैं। तो वो फिर अगर आना पड़े तो मैं प्रेफर तो नहीं करती, मेडिसिन सिर्फ उसी सूरत में लिखते हैं जब व्हेन इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, लेकिन जब आना पड़ता है तो फिर आना पड़ता है। फिर वो मेडिसिन जब डॉक्टर लिखता है तो वो हम लिख देते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। आपके साथ बड़े मज़े की गुफ्तगू, मुदल्लल गुफ्तगू, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू जारी थी, लेकिन जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती हैं, हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं। जी जी। डॉक्टर अंबर रफ़ीक का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? मेरा आप सबके लिए ये मैसेज है कि योर हेल्थ इज़ योर वेल्थ। अगर आप हेल्दी हैं तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो फिर आपके पास कुछ नहीं है। हम सारा दिन काम करते हैं, सुबह शाम हम लोग सक्सेस के पीछे दौड़ रहे हैं, कोई पैसे के पीछे दौड़ रहा है, कोई कुछ अपने काम में बस बिजी हैं कि बस इस चीज़ को हासिल कर लिया जाए, लेकिन हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। हम रेगुलर चेकअप्स नहीं करवाते, हम अपने स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से हम बहुत सी ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं जिसको रोका जा सकता है। अगेन अपनी आप अवेयरनेस उस पे काम करें। अगर आपको अवेयरनेस होगी कि डायबिटीज़ को कैसे रोका जा सकता है, हार्ट प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है, शुगर से कैसे बचा जा सकता है, तो आपके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है रादर देन कि आपको ट्रीटमेंट की तरफ आना पड़ेगा। ट्रीटमेंट तो जब उस तरफ आना पड़ेगा तो वो तो आपकी मजबूरी है, वो तो आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेहतमंद हैं तो फिर उससे आपकी एक तो फैमिली भी मोटिवेट होगी, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, यू आर डूइंग माइंडफुल ईटिंग, यू आर गोइंग फॉर एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस, तो आपकी फैमिली से इन्फ्लुएंस होती है, वो भी हेल्दी लाइफस्टाइल, नेचुरल सी बात है, आपकी फैमिली वही करती है जो आप कर रहे हैं, तो वो भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएंगे। जब आपकी फैमिली हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ होगी तो आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके जो आसपास के रहने के लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो भी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएंगे। स्लोली आपका पूरा शहर और फिर पूरा पाकिस्तान जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएगा। उनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अंबर रफ़ीक के नाम से, फेसबुक पेज है डॉक्टर अंबर हेल्थ टिप्स के नाम से, इंस्टाग्राम पेज है डॉक्टर अंबर हेल्थ टिप्स के नाम से, और आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं। मैं लोगों को फ्री गाइड भी करती हूँ। मेरा मकसद कोई पैसा बनाना नहीं है इन वीडियोस के थ्रू, या कोई भी ये जो मैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती हूँ, इसका मकसद सिर्फ शाऊर है कि आप लोगों में शाऊर आए। हो सकता है मेरी वजह से किसी एक इंसान को हेल्थ अवेयरनेस की वजह से वो किसी बड़ी बीमारी से बच जाए, कोई एक इंसान का फ़ायदा हो जाए, तो फिर मेरा मकसद पूरा हो गया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर अंबर रफ़ीक हमारे साथ मौजूद थी।
डॉक्टर साहब की चूँकि फेलोशिप के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी चूँकि प्रैक्टिस है और पाकिस्तान में भी वो सारे माहौल से गुजरी हैं, तो इसलिए हमने इनका इंतखाब किया था कि वो आपको ब्रेन गट कनेक्शन के ऊपर बेहतर बताएं कि वहाँ के लाइफस्टाइल और यहाँ के लाइफस्टाइल में फ़र्क क्या है, और इसमें जो खला है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, किस तरह हम आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, किस तरह हम आपकी जो खोई हुई खुशियाँ उनको वापस ला सकते हैं, किस तरह हम आपको अपनी फैमिली के लिए इम्पोर्टेड बना सकते हैं, किस तरह हम आपकी पूरी फैमिली को एंगेज करके आप लोगों की डाइट हैबिट्स को बदल सकते हैं, आप लोगों की लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, आपको खुशियाँ दे सकते हैं और आपके खुशियाँ वाले जो हार्मोन हैं उनको वापस ला सकते हैं, किस तरह हम आपके स्लीप पैटर्न को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह हम आपको बीमारियों और दवाइयों से बचा सकते हैं। लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी दवाइयाँ तो कितों जान छूटेगी। हम उससे कहते हैं जब आप चाहें छुड़वा सकते हैं। एक तरफ ग्राउंड है और दूसरी तरफ हॉस्पिटल है। अगर आप ग्राउंड आबाद करेंगे तो हॉस्पिटल वीरान होंगे, अगर आप हॉस्पिटल आबाद करेंगे तो ग्राउंड वीरान होंगे। तो ये बॉल आपके हाथ में है। तो लिहाजा किसी भी तरह की अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कमेंट बॉक्स में आए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हम आपकी राय का एहतराम करते हुए अगला प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। फिर आपके लिखने से हमारी रीच बढ़ती है, ज़्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुँचता है। अगर आप हमारी बातों से इत्तफाक करते हैं और हमारी बातों को बेहतर समझते हैं तो अपने सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द और अपने सोशल मीडिया के लिंक्स के अंदर इन वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। मुझे डॉक्टर अंबर रफ़ीक और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए सवाल जो आपके साथ नई थ्योरी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।